नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JWA में। तो दोस्तों, आज की आपकी क्लास सीटेट दिसंबर का जो एग्जाम होना है, दिसंबर में आपका सीटेट का एग्जाम जो होना है, उसके लिए हिंदी पेडागोजी की 5वीं क्लास है। दोस्तों, आशा करते हैं आपने पीछे की सारी क्लासेस देख ली होंगी और आपको अब समझ में भी अच्छे से धीरे धीरे आ रहा होगा। तो अब हम करेंगे अगली क्लास। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न पहला हो जाता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, पहला प्रश्न हमारा होता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है और ये उच्च प्राथमिक स्तर पर की बात की गई है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है। तो ऑप्शन हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन हो जाता है कि सरसरी तौर और तीव्र गति से पढ़ना चाहिए। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या हमारा सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना चाहिए? ये तो नहीं हो सकता है। भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, ये थोड़ा सा हम रखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, ये तुरंत हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तीसरा, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। ये गहनतम ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाएगा उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा? तो ये भी आपका गलत हो जाता है। फिर चौथा आता है कि निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। इसका क्या मतलब होगा? देखिए, ऑप्शन आपका चौथा ही सही हो जाएगा। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होगा कि निजी अनुभव के आधार पर, यहाँ पे निजी अनुभव के आधार पर क्यों लिखा गया है? निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, मतलब कि बच्चा पहले तो उसका खुद का एक अनुभव होगा। वो विद्यालय में जो उच्च प्राथमिक स्तर पर तो बाद में जा रहा है, पहले वो जब जन्म लेता है अपने घर पे, अपने परिवेश में, अपने वातावरण में, आस-पास सबकी बातों को सुनता है, जानता है, खुद भी सीखता है। फिर उसका पहले का अपना निजी अनुभव होता है, उसके आधार पर वो क्या करता है? भाषा का सृजनशील करने में उसको उपयोगी होता है। तो यही हमारा मेन उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा आता है कि सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक, आपका क्या होता है कि सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है? इसका क्या मतलब है कि सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा, मतलब हमने सुन लिया कहीं से कोई भाषा, कहीं से पढ़ लिया और कहीं किसी की कही हुई भाषा को समझ लिया, तो इस भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा, सहज और स्वाभाविक मतलब सरल तरीके से लेखन द्वारा, लिखने के द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक होगा? अब हम पढ़ेंगे ऑप्शन, उसके बाद समझ में आएगा। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला प्रश्न है कि ऑप्शन है कि मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखिए। तो ये आपका निबंध लिखने से नहीं होगा। औपचारिक पत्र लिखना ये भी नहीं होगा। देखिए, आपका जो प्रश्न बोला है उसी में ऑप्शन में भी उत्तर छुपा हुआ है कि सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना, यही आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में, इसका कोई सेंस नहीं है। इसका उत्तर होगा कि सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, यही उत्तर हो जाए। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा आता है कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का, मतलब स्कूल में जब बच्चा जाता है उच्च प्राथमिक चरण पर, उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से, जब उनका विकास होता है उच्च प्राथमिक
स्तर का बच्चा है, तो उसमें भाषा के संदर्भ में जो बोध के विकास की इसमें बोल रहा है कि दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है। बोध मतलब वो किसी चीज जानने की बात हो रही है। साहित्य सराहना सामाजिक, या फिर भाषा साहित्य ऐतिहासिक, या फिर साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक, या फिर सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनीति। ये देखिए आपका सही होता है प्रॉपर एकदम। ठीक है, एकदम प्रॉपर आपका यही सही होगा कि सौंदर्य बोध। ठीक है, सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक ये उच्च प्राथमिक चरण की बात की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे उच्च प्राथमिक चरण के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो चलिए चढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण क्या बोल रहा है कि व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक क्या होगा। तो अब हम पढ़ेंगे ऑप्शन। ठीक, व्याकरण की बात किया है तो भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने। ठीक, नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने, ये हमारा नहीं होगा। भाषा की प्रकृति प्रकार और व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना रखेंगे, ये हम जो प्रॉपर एकदम हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन थोड़े थोड़े, हर ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सही नजर आ रहा है, सही नजर आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और एक ऐसा सटीक आंसर होगा, एक ऐसा सटीक आपका ऑप्शन होगा जो तीनों को यही समाहित कर लेगा। ठीक, तीसरा पढ़ेंगे कि व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना, ये आपका नहीं हो सकता। ठीक, चौथा है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। बिल्कुल, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में क्या होगा, सहायक होगा। यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, यही आपका ऑप्शन चौथा सही होता है। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न पे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है। क्या बोला है कि कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है। तो हम पढ़ेंगे ऑप्शन। पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, देखिए ये हो सकता है। ठीक है, कि कोई कहानी हम पढ़ें और फिर उसके बाद क्या करें, अपना एक ग्रुप बनाए, उसमें क्या करेंगे, नाटक के रूप में, जैसे कहानी में जो जो हमने पढ़ा उसमें पात्र जितने होते हैं उन सारी चीजों को पढ़ के फिर हम अपने क्लास में एक ग्रुप बनाए और उसे हम नाटक के रूप में रूपांतरण करके ना उसे एक तरह से गेम गेम खेलें, ये भी हो सकता है। तो ये सहायक होगा। ठीक, फिर दूसरा है कि विज्ञापनों पोस्ट साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। बिल्कुल आपका ये सही होता है कि विज्ञापनों पोस्ट साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, ये सही हो जाता है। तीसरा, सूचना डायरी लेखन विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, ये आपका इतना ज्यादा सटीक नहीं है। ठीक है, ये आपका इतना ज्यादा सटीक नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम फिर से आप आ जाएंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के विकास के लिए आपको क्या, विज्ञापन पोस्टर साइन बोर्ड, ये सब जो है भाषा के अन्य जितने भी उपयोगों का विश्लेषण करने के लिए ये सारी चीजें हैं। और पढ़ी गई कहानी की बात बोला है ऑप्शन में। पढ़ी गई कहानी को उसके बाद हम ग्रुप बना के उसमें अपना गेमिंग गेम के तरीके से नाटक करें। ठीक है, और डायरी लेखन और विज्ञापन लेखन, ये सारी चीजें क्या होती है, भाषा विकास के लिए उपयोगी विधि हो जाती है। ठीक है, अब चलिए, और जहाँ की इन चारों ऑप्शन में देखा जाएगा तो ये जो मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, ये आपका बहुत सटीक नहीं है। ठीक, अब चलेंगे हम अगले
प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की बात अगर हम करते हैं तो निगमन आगमन सूत्र, देखिए आगमन विधि ही आपका सही होता है अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि आगमन विधि में होगा, तो आपको ये ऑप्शन दे सकता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये आपको याद होना चाहिए कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। और उदाहरण से निष्कर्ष की ओर, मतलब कि अगर हमें बच्चे को बताना है तो पहले हम उदाहरण बताएंगे। ठीक, पहले हम उदाहरण बताएंगे, उसके बाद नियम बताएंगे, तब वो कनेक्ट करके उसे समझ में आएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। इसमें जैसे कोई वाक्य है, पहले आधार वाक्य से नियम की ओर, ये सारे जो जितने हम बता रहे हैं कि विशिष्ट से सामान्य की ओर हुआ, उदाहरण से निष्कर्ष की ओर हुआ, आधार वाक्य से नियम की ओर हुआ, तो ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी, आगमन विधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका होता है कि बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप में निर्भर करता है। अगर बच्चों के भाषाई विकास की बात करेंगे तो सर्वाधिक रूप से निर्भर किस पे करता है, अब ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद हम आंसर देंगे। संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तक पर, सम्मिलित भाषा परिवेश पर, आकलन की औपचारिकता पर। तो आप सभी को पता है कि सबसे सटीक उत्तर आपका यही होता है कि भाषाई विकास आपके सम्मिलित भाषा परिवेश पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा होता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे क्या करें, भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। तो ये तो बहुत गलत बात है। ठीक, अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास करें, अपनी पाठ्य पुस्तक का सभी भाषा का अभ्यास करें, ये नहीं है। फिर आता है कि समाचार पत्र में छपी किसी खबर, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझें, ये आपका सही होता है। ये आपका एकदम सही होता है। ठीक, चलिए अब चलेंगे हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा आता है कि भाषा सीखने का अर्थ उसे भाषा की डॉट डॉट सिखाना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डॉट डॉट का अभिन्न हिस्सा होती है। इसमें क्या होता है, अभिन्न हिस्सा होती है। ये जो नहीं दिया गया है ये आपका नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका नहीं रहेगा। ओके, अब देखिए, अब हम बात करेंगे, फिर से प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है, इसे हम फिर से समझेंगे। ओके, ये आपका सिद्धांत है। प्रश्न हमारा है कि भाषा सीखने का अर्थ उसे भाषा की क्या सिखाता है, क्योंकि भाषा किसी भी किसका अभिन्न अंग होता है। तो अब चलेंगे ऑप्शन पर। भाषा सीखने का अर्थ उसे भाषा की बारीकी, ऐतिहासिक, संस्कृति, बिल्कुल भाषा सीखने का अर्थ उसे भाषा की संस्कृति सिखाना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ओके, चलेंगे हम अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा आता है कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। तो कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन जब हम करते हैं तो हमें क्या जानना जरूरी है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर। ठीक, और फिर उसके बाद आता है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, या फिर बच्चों की मनोवैज्ञानिक क्षमताएं और भाषा प्रयोग प्रयोग की क्षमता। ठीक, ये उसी में रहेगा।
स्प्रिंट हो गया है। फिर चौथा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, चौथा यहाँ से स्टार्ट होता है कि अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक, ये आपका गलत होगा। बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, ये भी गलत है। ये आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये भी सही होता है। और ये कैसे सही होता है ये हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता को जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और ये क्यों होता है कि जब तक हम उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता और उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का अवलोकन नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उनके लिए साहित्य का चुनाव नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। हम अगर नहीं जान पाएंगे कि बच्चे की भाषा प्रयोग की क्षमता क्या है, ठीक है, सॉरी, भाषा प्रयोग करने की क्षमता क्या है और उसकी मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, जब तक उसके बारे में हम अवलोकन नहीं कर लेते हैं, तब तक हम साहित्य का चुनाव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे हम अब अगले प्रश्न पे कि नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की क्या करता है। ऑप्शन ए है कि मानव सहज प्रभावी, स्वतंत्र मौखिक लिखित, या फिर स्वतंत्र प्रभावी संस्कृत निष्ठ। देखिए, और उसके बाद क्या आता है कि मानव प्रभावी संस्कृत निष्ठ। इसमें आपका क्या होता है कि नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की क्या करता है, व स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक, लिखित एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए क्षमता का विकास करता है। पहले तो उसको स्वतंत्रता मिलेगी, फिर वो मौखिक रूप से चीजों को बोलेगा, और फिर कोई चीजें आ रही हैं लिखने के लिए तो वो लिखेगा, जिससे अपनी प्रतिक्रिया वो व्यक्त करने की क्षमता में उसके विकास होगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा होता है कि हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब हमारे क्या अनुभव है, उनके उनको आकार देने में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में क्या होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि बच्चों को विविध संदर्भ में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं, या फिर सदैव अनुभव पर बातचीत की जाए। सदैव अनुभव पर, ये नहीं होगा। अनुभव को लेखन कार्य पढ़ाया जाए, ये भी नहीं होगा। डायरी लेखन पर जोर दिया जाए, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए ही आपका सही होता है कि बच्चों को विविध संदर्भ में, मतलब अलग अलग तरीके से अनुभव करने के लिए, अलग अलग अनुभवों को उनको स्वयं से जोड़ने के अवसर दें। मतलब हर चीजों को समझने के लिए हम कोई टॉपिक देते हैं तो उनका खुद का अगर पिछला कोई अनुभव है, उन्हें और अभी की चीजों को जोड़कर चीजों को समझने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए बच्चों को क्या करेंगे, अवसर देंगे हम। तो ये आपका लाभदायक होगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका, अगला प्रश्न होता है कि राधा राधा 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है, टीचर है, राधा नाम की एक टीचर है जो 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत कर रहने की सलाह देंगे। देखिए इसमें आपका क्या होता है कि टीचर जो है 8वीं कक्षा की, वो हिंदी भाषा पढ़ाती है, ठीक। कि कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत कर रहने की सलाह देंगे। तो अब हम पढ़ेंगे ऑप्शन को। कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाएगा, भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाएगा, ये आपका नहीं होगा। कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है, ये आपका कोई बात नहीं हुआ, ये गलत है। कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, नहीं।
आपका ऑप्शन चौथा है कविता का एक निश्चित भाव अर्थ। ठीक है, एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, यही आपका उत्तर होगा। आप समझे, अभी यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि ये क्या बता रही है। बिल्कुल, जैसे हमें इस बात का ध्यान जरूर होना चाहिए कि किसी भी कविता का एक निश्चित भाव या एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। उसका अलग अलग भाव हो सकता है, उसका अलग अलग अर्थ हो सकता है। ठीक है, इसे इस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये हम टीचर को इसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा आता है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि पोर्टफोलियो के बारे में पीछे भी हम आपको बता रहे हैं कि उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कितनी है, ये भी आपका गलत हो जाता है। वह क्या जानते हैं, ये ठीक है, ये है, इसे हम समझेंगे, एक मिनट के लिए रखेंगे। लेकिन तीसरा आपका है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, इसके अंदर ये भी इंक्लूड हो जाएगा आपका। ठीक है, कि वे क्या जानते हैं। पोर्टफोलियो में यही होता है आपका कि उनकी प्रगति के बारे में उसमें नोट डाउन करते हैं। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। किस साहित्यिक विधा को पढ़ते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे? तो क्या है, आत्मकथा, जीवन यात्रा, वृत्तांत या फिर एकांकी। तो देखिए यहाँ पे जो एकांकी है यही आपका सही उत्तर है कि एकांकी जो साहित्यिक विधा है इसको पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपकी क्लास यहीं पर होती है समाप्त। आशा करते हैं कि आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार नहीं आए हैं और पढ़ के चले जाते हैं तो ऐसा मत करिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।